शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर है पुतिन की बड़ी जीत। बाइडेन को पुतिन ने वाकई धो डाला है और ऐसा धोया है कि बाइडेन की जो ताकत थी, अमेरिका की जो ताकत थी, वो चूर चूर हो गई है। आप देख रहे हैं पुतिन के चेहरे पर साफ नजर आ रही उनकी जीत। पुतिन आज दुनिया के सामने, और ये देखिए जरा, हाथ में हाथ जोड़कर सीधे सीधे बाइडेन को चुनौती दी, बाइडेन के अहंकार को चुनौती दी और ये बताया कि वो न अमेरिका के आगे झुके, न यूरोप के आगे झुके और यूक्रेन पर बड़ी जीत दर्ज की है। पुतिन आज जीत गए हैं जंग के मैदान में, आप ये कह सकते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, और इसमें 200 दिन, जी हां, ये जो जंग आप देख रहे हैं 200 दिन तक ये लड़ाई, आज 200 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही थी, पुतिन ने इसमें बड़ी जीत हासिल की है। अगली तस्वीर दिखाइए, और ये हार किसकी है? ये बड़ी हार है बाइडेन की, ये बड़ी हार है जेलेंस्की की, ये बड़ी हार है पश्चिमी देशों की। आज पुतिन सामने आए, न सिर्फ रूस के लोगों के बल्कि दुनिया के सामने आए। किस अंदाज में सामने आए? बाइडेन की सारी ताकत को चूर चूर कर दिया है। सुनिए जरा क्या कहा पुतिन ने। Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. ये बाइडेन पर पुतिन की जीत है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को रूस का धोबी पछाड़ है। पुतिन जिन कागजों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, ये बाइडेन की सबसे बड़ी हार पर पुतिन के दस्तखत हैं। बाइडेन देखते रह गए। पुतिन ने यूक्रेन के 4 शहरों पर न सिर्फ कब्जा किया, बल्कि यूक्रेन के 4 बड़े शहरों को रूस में मिला भी लिया। Это десантник Нурмагомед Гаджимугамедов и все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Они герои. बाइडेन सोचते रह गए, पूरा यूरोप तकता रह गया और पुतिन ने जंग जीत ली। अमेरिका और यूरोप को यह शिकस्त दुनिया के सामने पुतिन के बाहुबली होने का ठप्पा है। और आइए मैं आपको जल्दी से दिखाने जा रहा हूं कि पुतिन ने कहां कहां कब्जा किया है। जरा देखिए, कौन से नक्शे को रूस में जोड़ लिया, आपके सामने आ गया। देखिए जरा, दूसरी तरफ रूस लाल रंग से आप देख रहे हैं, पीले रंग से यूक्रेन आप देख रहे हैं, और जो नीला हिस्सा है लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया और खेर्सन, ये जो इलाके हैं इन्हें रूस ने अपने नक्शे में जोड़ लिया है। बड़ी खबर यह है, जिस बात का जिक्र हम पिछले लंबे वक्त से कर रहे थे कि पुतिन कैसे कब्जा कर लेंगे यूक्रेन पर, वो कर डाला है आज। अब मैं आपको बारी बारी दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा क्या किया है पुतिन ने। यूक्रेन के 4 इलाकों पर पुतिन ने कब्जा कर लिया। इस मैप में आपको दिख रहा होगा वो 4 इलाके। सबसे पहले आपको बताऊं, जनमत संग्रह के आधार पर, यानी लोगों से पूछा गया, राय शुमारी हुई, जनमत संग्रह के आधार पर रूस ने खुद में जोड़ लिया है। चारों इलाके रूस के लिए बहुत जरूरी है और इसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क आपको नजर आ रहे हैं नीले रंग से। रूस की उत्तरी सीमा से सटे हुए दरअसल ये इलाके हैं। यूक्रेन के पूर्वी इलाके में ये दोनों शहर हैं, यानी यूक्रेन का पूर्वी है और रूस का उत्तरी है। दोनों इलाकों में को मिलाकर डोनबस कहते हैं इसे, और ये पूरा डोनबस का इलाका, जिसमें लुहांस्क और डोनेट्स्क है, डोनबस का इलाका अब रूस का हिस्सा है। पूरा डोनबस रूस का हो गया है। यह है पुतिन की जीत। डोनबस में आपको बताऊं 35 लाख रूस समर्थित लोग रहते हैं, 35 लाख लोग। इसमें से 20 लाख आबादी डोनेट्स्क में रहती है जो आप देख रहे हैं, और लुहांस्क में 15 लाख आबादी रहती है। ये सब अब रूस का हिस्सा है। 2 और शहर देखिए जरा, 2 और शहर कौन से? खेर्सन और ज़पोरिज़िया, ये भी अब रूस के हिस्से हो गए दोनों शहर। ज़पोरिज़िया दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का दरअसल हिस्सा है और यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक यहां की आबादी 7,47,000 है। ज़पोरिज़िया की बात कर रहा हूं मैं अभी, और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यहीं पर है, यानी ये भी अब पुतिन का।
इससे यूक्रेन की 25% बिजली पैदा होती है। अब ये 25% बिजली भी पुतिन की। इसके साथ ही ज़पोरिजिया औद्योगिक महत्व भी रखता है। दूसरा देखिए, खरसन नीपर नदी और ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है। ब्लैक सी के बारे में आपने सुना होगा उस दौरान। यह इलाका जहाजों के निर्माण में आगे, यह भी अब पुतिन का है। खरसन में मुसर की बंदरगाह है और इस बंदरगाह पर भी अब रूसी सेना का कब्जा है। यहां लगभग 3 लाख लोग रहते हैं, यह भी पुतिन का। उद्योग के मामले में भी खरसन मजबूत है। अब देखिए जरा, ये चारों इलाके, पूरा मैप आप देख रहे हैं, ये चारों इलाके यूक्रेन के इलाके हैं जो क्रीमिया के पास हैं। 2014 से क्रीमिया पर रूस का कब्जा है और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन भी रूस के पास आ गया है। कुल 15% यूक्रेन रूस के हाथ में जा चुका है। यहां रूसी समर्थक होने का फायदा भी पुतिन को मिला है। पुतिन परमाणु हथियार भी यहां तैनात कर सकते हैं। इन इलाकों में न्यूक्लियर वेपन पुतिन तैनात कर सकते हैं। यह शहर यूक्रेन की जीत की कड़ी बन सकता है। इससे बड़ा झटका अमेरिका के लिए हो नहीं सकता। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। पुतिन बाहर आए, आज सामने आए और उन्होंने कहा कि यूक्रेन को चाहिए अब वो सरेंडर कर दे। सुनिए जरा। Наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года. В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР. И люди в одночасье оказались оторванными от своей родины. Это по-живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной... अब आपको बताते हैं किस अंदाज में पुतिन आज सामने आए। पुतिन का बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास सब कुछ बता रहा था पुतिन की जीत के बारे में। देखिए, पुतिन आज यूक्रेन को लेकर बड़ा ऐलान दरअसल करने वाले थे और अमेरिका से लेकर यूरोप तक सभी को बेसब्री से इंतजार था कि पुतिन आएंगे तो आखिर करेंगे क्या। तय समय शाम के करीब 5:30 बजे पुतिन क्रेमलिन पहुंचे और यूक्रेन के 4 इलाकों डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया और खरसन को स्वतंत्र घोषित कर दिया, आजाद शहर। और न सिर्फ घोषित किया बल्कि रूस में मिलाने का ऐलान भी कर दिया। क्रेमलिन का महत्व आप इसी से समझ सकते हैं कि रूस की सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। जो जगह आप देख रहे हैं, जहां राष्ट्रपति पुतिन से लेकर उनके मंत्री और अधिकारी रहते हैं। यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में मिलाने के ऐलान से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने बाकायदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो दस्तावेज आप देख रहे हैं, ये है इन चारों शहर को रूस में मिलाने के डॉक्यूमेंट्स। वो दस्तावेज इस हस्ताक्षर के साथ यूक्रेन के 4 शहर रूस के हो गए। क्रेमलिन में मौजूद लोगों ने पुतिन के इस फैसले का स्वागत ताली बजाकर किया। पुतिन ने कहा कि जनमत संग्रह में मिले भारी जन समर्थन के बाद उन्होंने फैसला वहां की जनता के लिए लिया है। पुतिन ने इस मौके पर वादा किया कि इन इलाकों में यूक्रेनी हमले से बर्बाद हुए अस्पताल, स्कूलों और दूसरे सार्वजनिक स्थलों का फिर से निर्माण किया जाएगा। उन्होंने युद्ध में मारे गए रूसी सैन्य अधिकारियों और डोनबास के नागरिकों को शहीद का दर्जा दिया और भाषण के दौरान उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा। पुतिन ने अपनी विक्ट्री स्पीच के बाद वहां मौजूद अपने मंत्री और अधिकारियों के साथ हाथ मिलाया और यूक्रेन के इलाकों को रूस में मिलाने का जश्न मनाया। और इस दौरान पुतिन बहुत खुश नजर आए। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी, दृढ़ता भी दिख रही थी। क्रेमलिन में मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर ताली बजाकर राष्ट्रपति पुतिन के साथ रूस की विक्ट्री को सेलिब्रेट किया। पुतिन के फैसले से अमेरिका समेत यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका दिया है। आइए आपको बताते हैं पुतिन ने क्या कुछ कहा है। न सिर्फ पुतिन गरजे बल्कि बाइडेन ने भी जवाब दिया है। देखिए जरा पुतिन क्या कह रहे हैं इस जीत के बाद। पुतिन का कहना है, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया, खरसन रूसी शहर हो गए हैं। अब यहां के लोग अब रूस के नागरिक हैं और इन शहरों में हमला हुआ तो रूस पर अटैक माना जाएगा। अपनी रक्षा के लिए हम पूरी ताकत से जवाब देंगे, पुतिन ने कहा। रक्षा में परमाणु हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। जंग में मारे गए इन शहरों के नागरिक शहीद होंगे। दरअसल इन शहरों में बर्बाद स्कूल, अस्पताल दोबारा बनवाए जाएंगे। बाइडेन ने क्या कहा उसके बाद? बाइडेन कह रहे यूक्रेन पर कब्जा करके बेशर्म हरकत की है पुतिन ने।
रूस के किसी दावे को मैं मान्यता नहीं देता हूं। पुतिन का जनमत संग्रह पूरी तरह से दिखावा है। जनमत संग्रह के परिणाम मॉस्को में बने हैं। दरअसल रूसी हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है और रूस पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बाइडेन बस इतना कह सकते थे और इतना ही कहा। पुतिन क्या कह रहे हैं? पुतिन ने कहा अमेरिका लाखों हत्याओं का आरोपी है और यूएस यानी अमेरिका ने हमारे पूर्ववर्ती नेताओं को बहकाया है। साथ ही साथ पूरी दुनिया को एक दूसरे से लड़ा रहा है अमेरिका। सहयोगियों तक को अमेरिका नहीं छोड़ता है अपने। पूरी दुनिया पर कंट्रोल चाहता है अमेरिका। जापान पर अमेरिका ने ही परमाणु बम गिराया था। अमेरिका को याद दिला दिया कि आप दुनिया को राय और ज्ञान देते हैं कि परमाणु बम मत बनाओ, परमाणु बम मत गिराओ, लेकिन आप ही वो देश थे जिसने पहला परमाणु बम गिराया, जापान पर गिराया। किसी देश ने परमाणु हमला आज तक नहीं किया है। पुतिन ने कहा यूक्रेन पश्चिमी देशों को चढ़ाने पर काम कर रहा है और यूक्रेनी सरकार नाजीवादी तरीका अपना रही है। दरअसल रूसी भाषी लोगों का नरसंहार किया जा रहा है। पुतिन ने कहा लोग यूक्रेनी सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आजादी के लिए लड़ने वाले हमारे असली नायक हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं और बाइडेन क्या कह रहे हैं। दोनों को सुनिए। І своєю агресією Росія показує вже не тільки на полі бою, своєю агресивною політикою вона продовжує штучні референдуми. І тут дуже важливо для нас, щоб всі наші партнери, всі лідери цивілізованого світу. This so-called referendum was a sham, an absolute sham. The results were manufactured in Moscow. And the true will of the Ukrainian people is evident every day as they sacrifice their lives to save their people and maintain the independence of their country. एक बात अब शीशे की तरह साफ है कि पुतिन अब दुनिया के बाहुबली पुतिन है, अमेरिका नहीं है, बाइडेन नहीं है। यह भविष्यवाणी कभी बाबा वेंगा ने की थी कि पुतिन पर पूरी दुनिया का पुतिन पर राज होगा। देखिए जरा वेंगा की भविष्यवाणी क्या थी, क्या कहा था पुतिन के बारे में, जो आज सिद्ध हो रहा है। देखिए यह है बाबा वेंगा की भविष्यवाणी। उन्होंने कहा था दुनिया के दरअसल भविष्य वक्ताओं में एक है बाबा वेंगा। बाबा ने पुतिन को लेकर कई भविष्यवाणियां पहले की हैं और कहा पुतिन दुनिया में सबसे ताकतवर बनेंगे, रूस लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा और दुनिया की शक्तियां बर्फ की तरह पिघल जाएंगी। दुनिया में पुतिन का गौरव और ज्यादा बढ़ जाएगा। बुल्गारिया में 1911 में बाबा वेंगा का जन्म हुआ था। दरअसल बाबा वेंगा एक महिला भविष्यवक्ता थी और 12 साल की उम्र में बाबा वेंगा ने आंखें खो दी थी। उसके बाद से वो भविष्यवाणी कर रही है। बाबा के पास भविष्य देखने का स्पेशल पावर था। 2022 के लिए बाबा ने कई भविष्यवाणियां की थी, उसमें से पुतिन भी एक है। बाबा की भविष्यवाणी पूरी दुनिया को यकीन है। 11 अगस्त 1996 को बाबा वेंगा की मौत हो गई थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं पुतिन दरअसल अमेरिका पर बरसे और गरजे भी। सुनिए। Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России 4 новых регионов, 4 новых сужений веков созидал и защищал Россию. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание तो पुतिन की जीत यह बता रही है कि अब अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। यूक्रेन को अब घुटनों के बल आना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, गर्ल्स हॉस्टल में फिर एमएमएस कांड सामने आ गया। चंडीगढ़ में एक हुआ था, आपको याद होगा। 60 लड़कियां पढ़ती थी यहां, 60 लड़कियां, और छिपकर इनका एमएमएस बनाया जा रहा था, ऐसे आरोप लगे हैं। और जो एमएमएस बना रहा था वो पकड़ लिया गया और पुलिस ने उसकी जमकर पिटाई की। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। ये शख्स एमएमएस बना रहा था गर्ल्स हॉस्टल, पुलिस ने पीटा है। सुनिए जरा।
ये जिस शख्स को आप देख रहे हैं पुलिस पीट रही है, ये वही लड़का है जो दरअसल एमएमएस बना रहा था। एम्बियंस कम करिए जरा। ये वो लड़का है जो एमएमएस बना रहा था लड़कियों का गर्ल्स हॉस्टल में। पुलिस ने पकड़ा है और इसके बाद इसकी पिटाई की है। आई अगली तस्वीर दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, इससे पहले चंडीगढ़ में एमएमएस बना था और उसके बाद ये हंगामा हुआ था। छात्र बाहर आ गए थे, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। ये तस्वीरें याद दिलाती हैं गर्ल्स हॉस्टल में जो बच्चियां पढ़ती हैं, छात्राएं पढ़ती हैं, उनकी सुरक्षा पर सवाल है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, लेकिन आखिर कौन है ये लोग? कैसी मानसिकता है जो लड़कियों के छिप कर नहाते हुए बाथरूम में एमएमएस बना रहे हैं? जरा रिपोर्ट देखिए, फिर आपको पूरी कहानी बताएंगे। मोहाली के बाद एक और एमएमएस कांड ने सनसनी मचा दी। घटना एक जैसी, सिर्फ जगह बदल गई। जैसे मोहाली में गर्ल्स हॉस्टल में नहाते हुए वीडियो बनाने का आरोप लगा, वैसे ही कानपुर में भी गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं के नहाते हुए वीडियो बनाने का इल्जाम लगा है। मोहाली एमएमएस कांड में अभी आरोपियों की गिरफ्तारी चल रही है और हर दिन खुलासे हो रहे हैं। हॉस्टल से लेकर मॉल तक और होटल से लेकर मेट्रो तक एक ऐसी मानसिकता है जो महिलाओं को घूरती रहती है। उनके निजी वीडियो बनाने के अलग अलग तरीके सोचती है। इस मानसिकता पर वार करना जरूरी है। और आइए अब आपको बताते हैं कैसे एमएमएस बना रहा था। यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से मां बाप अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, बच्चियों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, इस उम्मीद के साथ यह सोचकर कि उनकी बच्चियां महफूज हैं और उनकी बच्चियां सुरक्षित हैं। देखिए जरा ये एमएमएस बना कैसे रहा था। तो दरअसल कानपुर के गर्ल्स हॉस्टल में यह हैरान करने वाली घटना सामने आई है। गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का वीडियो बना रहा था यह शख्स और लड़कियों के नहाते वक्त चोरी से उनका वीडियो बनाता था। एक लड़की ने खुद वीडियो बनाते आरोपी को पकड़ा। बाथरूम के अंदर लड़की को एक मोबाइल दिखाई दिया जिस वक्त वो नहा रही थी। मोबाइल से लड़की के नहाने का ये वीडियो बना रहा था। मोबाइल में कैमरा ऑन देखकर लड़की फौरन चिल्लाई और कई और छात्राएं लड़की के कमरे की तरफ भागी कि आखिर कोई क्यों चिल्लाया। छात्राओं को आता देख जो वीडियो बना रहा था वो भाग खड़ा हुआ। छात्राओं ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और इसके बाद हॉस्टल की छात्राएं पुलिस थाने पहुंच गईं। फिर आरोपी के मोबाइल में कुछ और वीडियो मिलने का दावा किया गया है। पकड़े जाने से पहले आरोपी ने वीडियो डिलीट कर दिया। आरोपी बाथरूम के टूटे दरवाजे से वीडियो शूट करता था। दरअसल बाथरूम में टूटा दरवाजा था और मोबाइल उसके अंदर वो डाल देता था, उस जहां से दरवाजा टूटा था, और वीडियो पर लगाकर। छात्राओं के मुताबिक हॉस्टल में अधिकतर दरवाजे टूटे हुए हैं। दरअसल बाथरूम के जो दरवाजे हैं, हॉस्टल में बाथरूम के दरवाजे का निचला हिस्सा टूटा हुआ था और वहीं से वो वीडियो बना रहा था। आरोपी इसी हिस्से में मोबाइल रख दिया करता था। जहां टूटा था गेट, मोबाइल का कैमरा ऑन करके छोड़ देता था। आरोपी ऋषि हॉस्टल में कई सालों से दरअसल काम कर रहा था। लड़कियों का हॉस्टल है, ज्यादातर पुरुष काम कर रहे थे। ऋषि अक्सर हॉस्टल में आता जाता रहता था और आरोपी ने कितने वीडियो बनाए हैं अभी तक ये साफ नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। आरोपी ने वीडियो किसे किसे भेजे हैं इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। किसके कहने पर वीडियो बनाए, पुलिस इसे भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो आइए अब आपको दिखाता हूं कि कहां से वो वीडियो बना रहा था, किस जगह से हॉस्टल में जो लड़कियों का वॉशरूम था, जो बाथरूम था, उसका गेट टूटा हुआ था, वहां से वो वीडियो बना रहा था। ये जो आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये जो आप देख रहे हैं गेट का निचला हिस्सा ये टूटा हुआ था और यहीं से वीडियो बना रहा था। देखिए जरा, यहां से ये मोबाइल अंदर डाल दिया करता था वीडियो पर लगाकर और यहीं वो वीडियो बना रहा था। खास उस वक्त जिस वक्त लड़कियां अंदर मौजूद हो, जो हॉस्टल में रहती हैं छात्राएं। लड़कियों में बहुत गुस्सा है, लड़कियां डरी भी हुई हैं। जरा सुनिए हॉस्टल की छात्राएं क्या कह रही हैं।
एक लड़की नहा रही थी, उसका नीचे गेट टूटा है बाथरूम का, वहाँ से वीडियो बनाया गया, लेकिन उस लड़की ने देख लिया। जब उस लड़की ने देख लिया, बाहर निकली तो वो जो काम करने वाला था वो जान गया था कि लड़की ने देख लिया, तो भागने की कोशिश कर रहा था। जब वो भाग रहा था, जो यहाँ की वार्डन ऑनर है वो उसका साथ दे रही थी। सर साई निवास हॉस्टल है ये, और यहाँ पर एक लड़का सफाई करने के लिए आता है। तो वो जो लड़की थी वो पिछले 7 सालों से यहाँ पर आ रही है, और पता नहीं वो कितने दिन से ऐसा काम करता आ रहा है। वो जो लड़की थी, आज उसने नोटिस किया कि ये जो लड़का था वो यहाँ जो टूटा हुआ गेट है यहाँ से वीडियो बना रहा था। उसने नोटिस किया कि कोई बाहर है, तो जब वो चिल्लाई तो सब लोग ऊपर से नीचे उतर के आए, लेकिन मैम ने और ओनर ने तुरंत मना कर दिया कि हम ये चीज़ नहीं मान सकते कि उसने ऐसा कुछ किया होगा। शिकायतें ये हुई थी कि जब हम लोग सोते थे तो वो आ जाता था रूम के अंदर, गेट मतलब खुला होता था तो वो आ जाता था रूम के अंदर, सफाई कर जाता था। लड़कियों ने काफ़ी बार उसको मना किया कि ऐसे मेरे रूम में मत आया करो, लेकिन उसने नहीं सुना। वीडियो शूट है नहाते हुए किसी लड़की की। क्या हुआ था? हुआ क्या, मतलब मॉर्निंग में नहा रही थी और उसकी वीडियो, मतलब जो गेट थोड़ा सा टूटा हुआ है वहाँ से वीडियो शूट हो रही थी, तो वहाँ पे उसने देख लिया। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आरोपी को दिखाने जा रहा हूं जो वीडियो बना रहा था। ये आप देख रहे हैं, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है वीडियो बनाने वाले लड़के को। यही था जो वॉशरूम में, बाथरूम में वीडियो बना रहा था। इसका नाम है ऋषि। आइए अब आपको बताऊं पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया इस मामले में। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जो कार्रवाई पुलिस ने की है वो आपको बताता हूं। छात्राओं की शिकायत पर पुलिस हॉस्टल पहुंची और आरोपी से पुलिस ने वीडियो को लेकर सवाल जवाब किए हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले में इन्वेस्टिगेशन और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी ऋषि को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। जो वीडियो इसने डिलीट किए वो पता चल सके किसका वीडियो बनाया, कितने वीडियो बनाए, कब से वीडियो बना रहा है। ये हॉस्टल संचालक मनोज पांडे को हिरासत में ले लिया गया है। महिला वार्डन को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। संचालक वार्डन की भी छात्राओं ने शिकायत की थी और वीडियो को लेकर शिकायत को अनसुनी करने का आरोप लगाया गया है। आइए सुनिए जरा ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। वॉशरूम के बाहर उसके दरवाजों के गैप से वीडियो बनाए जाने का उनको भान हुआ और उन लोगों ने इस चीज़ को चेक किया और हमें रिपोर्ट किया। जाकर के उस पूरे प्रकरण को समझा और जो आरोपी है उसे हिरासत में लिया। अभी वहाँ के संचालक और वहाँ के वार्डन को भी हिरासत में लिया गया है। छात्राओं का आरोप है कि उन्होंने विषय को गंभीरता से नहीं देखा और फिलहाल 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन तीनों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा जा चुका है और मोबाइल हैंडसेट को हम एफएसएल में जांच के लिए भेज रहे हैं। आइए अब आपको दिखाता हूं। डर इतना ज्यादा है बच्चियों में जो हॉस्टल में थी, उन्होंने हॉस्टल छोड़ दिया है। हॉस्टल छोड़कर अपने घरों को चली गई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल। ये जो छात्राएं जो यहां रह रही थी उन्होंने हॉस्टल छोड़ दिया है। 60 लड़कियां थी, ये सभी यहां से जा चुकी हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं एक और एमएमएस जो पिछले दिनों सामने आया था। अगली तस्वीर प्ले कीजिए। चंडीगढ़ में ये लड़की जो एमएमएस बना रही थी, बाद में पता चला, अभी जांच चल रही है कि इसने बाकी लड़कियों का एमएमएस बनाया या फिर ये लड़की सिर्फ अपना वीडियो बना रही थी। इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इस मामले में आपको बताऊं, एक फौज के जवान की भी गिरफ्तारी हुई है कि फौज के जवान को यह एमएमएस भेजा जा रहा था। देखिए जरा, पंजाब में आरोपी छात्रा की गिरफ्तारी के बाद जांच तेज हो गई और इसके बाद से हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। छात्राओं के प्रदर्शन के बाद ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं। आरोपी छात्रा से पूछताछ के बाद कई और नए किरदार इसमें सामने आए हैं। 3 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी थी और इसमें अब चौथे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 18 सितंबर को यह मामला सामने आया था। हॉस्टल की लड़कियों ने आरोपी छात्रा को वीडियो बनाते हुए देखा था और इसके बाद हंगामा हो गया था। चौथे आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरी साजिश सामने आ गई। दरअसल 24 सितंबर को आपको बताऊं, अरुणाचल प्रदेश से आरोपी सेना के जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेना का जवान है और गिरफ्तार जवान पर सेना ने भी बयान जारी किया है। सेना ने कहा है यह अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थल सेना की तरफ से बयान जारी किया गया है। यह बाकायदा आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत आरोपियों पर केस दर्ज हुआ था। आरोपी छात्रा को ब्लैकमेल करने का आरोप भी है और इस जवान तक, जिस लड़के की गिरफ्तारी हुई, वो लड़का इस जवान तक एमएमएस पहुंचा रहा था। आइए अब आपको सुनवाता हूं
साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल को सुनिए, वो बता रहे हैं कि अगर इस तरह के वीडियो बन जाते हैं या एमएमएस बन जाते हैं, उसके बाद क्या किया जाना चाहिए। सुनिए। अगर आपका एमएमएस बन भी गया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत उसकी रिपोर्ट करिए। cybercrime.gov.in पर जाकर लोकल थाने पर रिपोर्ट करना चाहें वहां भी रिपोर्ट कर सकते हैं। 1930 राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, वहां पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, जिस प्लेटफॉर्म पर ये एमएमएस फिलहाल प्रकाशित हो रहा है, प्रसारित हो रहा है, वहां पर लिखित में शिकायत करें। वहां के ग्रीवेंस ऑफिसर का ईमेल आईडी लेकर उसे ग्रीवेंस वहां पिटीशन दाखिल करिए कि साहब इस तरह का कंटेंट एमएमएस आपके यहाँ मौजूद है, इसे तुरंत रिमूव करें। आईटी एक्ट कहता है कि साहब एक बार आपने रिपोर्ट किया तो 24 घंटों में इस तरह का अश्लील एमएमएस उन्हें रिमूव करना पड़ सकता है। और आइए बात करेंगे इसकी कि आखिर ये कैसी जहनियत है, कैसे लोग हैं जो लड़कियों को छुप छुप कर देखते हैं, लड़कियों के बाथरूम में झांकते हैं, लड़कियों के नहाते हुए एमएमएस और वीडियो बनाते हैं। क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, ऐसी एक बहुत लंबी लिस्ट है। देखिए जरा खबर एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। शुरुआत करूंगा मुंबई से। मुंबई में झुग्गियों की खिड़की से महिलाओं के वीडियो बनाए गए और 1 सितंबर 2022 को 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। एक झगड़े के बाद पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। इसके अलावा मोबाइल में कई महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो भी मिले थे। नोएडा में महिला का नहाते वक्त वीडियो बनाया गया। महिला अपने भाई के घर किसी कार्यक्रम में आई थी, उस दौरान बाथरूम में महिला की नजर मोबाइल पर पड़ी, तब उसे पता चला मोबाइल के जरिए दूसरे फ्लैट से वीडियो बनाया जा रहा था। आईआईटी बॉम्बे में महिलाओं के बाथरूम में ताक-झांक की खबर आई पिछले दिनों। इमारत के पाइप पर चढ़कर वॉशरूम में झांक रहा था यह शख्स। कैंटीन स्टाफ को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तमिलनाडु में ऐसे ही बाथरूम में कैमरा लगाकर वीडियो बना रहा था एक शख्स। सोचिए, महिलाओं की चोरी छिपे वीडियो बनाने का ही इसको चस्का लगा था। बाथरूम में कैमरे लगाने का तरीका खोजा करते थे ये लोग। 21 सितंबर को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सवाल यह है कि आखिर इससे बचें कैसे। तरीका मैं बताऊंगा कि बचें कैसे, लेकिन उससे पहले जरा पवन दुग्गल को सुनिए वो क्या बता रहे हैं। अगर आप एमएमएस जैसी घटना से बचना चाहते हैं तो याद रखिए कि आजकल एक नई क्रांति चल रही है। मैं इसे भारत की उल्टी की क्रांति बोलता हूं, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन। भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, सोशल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो, इंटरनेट पर। तो कृपया पहला कदम उठाइए, भारत की उल्टी की क्रांति का हिस्सा न बनिए। अपनी पर्सनल जानकारी किसी और को ना दें। अपने कैमरे पर, अपने मोबाइल फोन पर अपने प्राइवेट तस्वीरें खींचे ना, चाहे आपको अपनी कंजम्पशन के लिए भी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि अगर आपकी डिवाइस पे हैकिंग हो गई तो ये तस्वीरें बाहर जाएंगी, आपकी निजता के अधिकार का हनन होगा और आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आप कैसे बच सकते हैं, किन चीजों से सावधान रहें। आपको नहीं पता कौन सा कैमरा कहां पर आपको देख रहा है, कौन सा सीसीटीवी, कौन सा स्पाई कैमरा, कौन सा मोबाइल कैमरा आपका पीछा कर रहा है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये अलग अलग कैमरे आपको नजर आ रहे हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं। कहां कौन सा स्पाई कैम लगा है आपको नहीं पता। तो शॉपिंग मॉल, शोरूम जाते वक्त इन चीजों को सावधानी बरतें। ट्रायल रूम को अच्छी तरह से चेक कर लें। जहां आप ट्रायल रूम में जा रहे हैं, यहां स्पाई कैमरा लगे रहने की संभावना होती है। वॉशरूम में भी अश्लील वीडियो बनाए गए, इस तरह की घटनाएं आई हैं, यहां भी सावधानी से चेक करना जरूरी है। और होटल, गेस्ट हाउस में भी आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाते हैं। वीडियो वायरल होने के साथ ही ब्लैकमेल भी किया जाता है। होटल में चेक इन करते वक्त कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लें। कमरे से लेकर वॉशरूम तक एक बार जरूर चेक कर लें। स्पाई कैमरा कहीं भी लगा हो सकता है। एसी और बल्ब में भी अब स्पाई कैमरे लगाए जाते हैं, ऐसे हाईटेक स्पाई कैम आ गए। इसके अलावा फ्लावर पॉट्स, अगर वहां गुलदस्ता रखा हुआ है, टेबल पर रखे सामान को जरूर चेक कर लें एक बार। घड़ी लगी हुई है, स्मोक डिटेक्टर लगा है, खिड़की भी एक बार जरूर देख लें। सेट टॉप बॉक्स, टीवी सामने लगा होगा तो सेट टॉप बॉक्स होगा,
सेट टॉप बॉक्स को चेक कर लें, नाइट लैंप अगर लगा हुआ है, रोशनदान भी जरूर चेक करें। ये वह सारी चीजें, साथ ही साथ गेट में जो हैंडल है उसमें भी स्पाई कैम लगता है, अलार्म सेंसर जो लगे होते हैं, फायर अलार्म सेंसर, उसमें भी स्पाई कैम लगा होता है। टेलीफोन पूरी तरह से इन्हें जरूर जांच लें। हॉस्टल में भी अगर रहे तो हिडन कैमरा जरूर चेक कर लें। बाथरूम में हर चीज की अच्छी तरह से जांच करें, जांचे परखे। यही वो एहतियात हैं, सावधानियां हैं जो इस तरह की घटनाओं से बचा सकते हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात सियासी खबर की। एक हंगामा और शोर मचा है पिछले कई दिनों से। एक ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, मैं कहूंगा एक सर्कस चल रहा है, इलेक्शन सर्कस कांग्रेस पार्टी का। और ऐसा सर्कस है कि पूरा देश हंस रहा है कि आखिर अध्यक्ष बनेगा कौन। सबसे पहले आया गहलोत अध्यक्ष होंगे, अगली तस्वीर दिखाइए, गहलोत का नाम बाहर हो गया। फिर आया दिग्विजय सिंह अध्यक्ष हो सकते हैं उम्मीदवार, इनका नाम भी बाहर हो गया, अगली तस्वीर दिखाइए। अब आ रहा है खड़गे अध्यक्ष हो सकते हैं। देश की बड़ी पार्टी में यह ड्रामा और यह सर्कस चल रहा है, सिर्फ अध्यक्ष के लिए नहीं, अगली तस्वीर दिखाइए। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी सर्कस चल रहा है। जरा रिपोर्ट देखिए और देश हंस रहा है इस कांग्रेस पार्टी के ग्रेट इलेक्शन सर्कस पर। देखिए रिपोर्ट। तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा। अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं, नामांकित पत्र पेश किया हूं। कभी देश की ग्रेट ओल्ड पार्टी रही कांग्रेस में ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। 127 साल पुरानी इस पार्टी ने पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से कराने का स्वांग रचा। कौन बनेगा अध्यक्ष, रोज नया नाम सामने आ रहा है। जो पार्टी अपने अध्यक्ष का उम्मीदवार नहीं चुन पा रही, उसका तो ऊपर वाला ही मालिक है। तो मैंने तय किया है, अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा और संभवतः कल भरूंगा। मेरे पक्ष में ज्यादा से ज्यादा बहुमत बनाकर मुझे जिताएंगे। गहलोत मैदान से आउट हो चुके हैं, जबकि गांधी परिवार की वो पहली पसंद थे। दिग्विजय की एंट्री हुई, लेकिन ऐन मौके पर गांधी परिवार ने दिग्विजय की सियासी उड़ान पर ब्रेक लगा दिया और खड़गे की एंट्री करा दी। अगर गहलोत की तरह कोई बड़ा उलटफेर न हो तो ये तय है कि खड़गे के हाथ पार्टी की कमान होगी और खड़गे सोनिया के इशारे पर कदमताल करते दिखेंगे। चुनाव लड़ने के लिए मुझे जो सहकार मिला उनको, इसलिए उनका फिर एक बार मैं आभारी हूं। लेकिन इस ड्रामे का अंत अभी बाकी है। असली क्लाइमैक्स तो राजस्थान में होने वाला है, जहां इसकी शुरुआत हुई है। क्योंकि गहलोत ने भले ही सॉरी मैडम बोल दिया हो, लेकिन जो लिख कर दिया है वो इस बात का इशारा है कि राजस्थान में बगावत की आग अब भी सुलग रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि अध्यक्ष होगा कौन। आइए एक तस्वीर जरा दिखाता हूं, पहली तस्वीर दिखा दीजिए। खड़गे भी हैं और दिग्विजय भी हैं, अध्यक्ष कौन। अब कौन सा चौथा नाम सामने आ जाएगा कोई नहीं समझ सकता। अब जरा सुनिए, बीजेपी कह रही है ये अलग सर्कस चल रहा है कांग्रेस के अंदर, इलेक्शन सर्कस जो चल रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं दिग्विजय सिंह ने ये कल फॉर्म ले लिया इस उम्मीद के साथ कि मैं तो भर ही लूंगा, इलेक्शन का फॉर्म ले लेता हूं अध्यक्ष पद का। लेकिन फॉर्म ले जाकर घर पर रखा ही था कि पता चला नया नाम सामने आ गया। अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर ये है आज की। फॉर्म खरीदा था दिग्विजय सिंह ने, भर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और न सिर्फ भर दिया बल्कि जमा भी कर दिया। आइए अब आपको बताता हूं कि दिग्गी क्यों आउट हो गए और मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों इन हो गए। दिग्विजय सिंह की क्या नेगेटिव कमजोरियां रही और मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर कैसे उम्मीदवार बन गए कांग्रेस के। देखिए जरा, बस ये जो कुर्सी के पास खड़े हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सबसे बड़ी वजह तो यही है। अब देखिए आपको बताता हूं दिग्विजय में क्या खामियां थी जो खूबियां बन गई खड़गे में। दिग्विजय सिंह दरअसल अपने बयानों की वजह से जाने जाते हैं, विवादित नेता हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि दिग्विजय को अध्यक्ष बनाकर किसी पचड़े में फंसा जाए, फिर कोई बयान और फिर कांग्रेस उस पर लीपापोती करेगी। और खड़गे में यही खूबी है कि वो विवादों से दूर रहते हैं। एक खूबी, मूव कीजिए से। दिग्विजय की छवि
दरअसल मुस्लिम परस्त है। उन पर एक स्टिकर लग चुका है कि दिग्विजय सिंह मुस्लिम परस्त नेता हैं और हिंदू विरोधी हैं। खड़गे की ऐसी कोई नकारात्मक छवि नहीं है। हिंदू विरोधी होने के आरोप भी दिग्विजय सिंह पर लगे हैं। सैफरन टेरर और न जाने कौन कौन से इल्जाम लग चुके हैं। खड़गे हिंदू मुस्लिम विवाद से हमेशा दूर रहे हैं, इसलिए एक साफ सुथरी छवि का आदमी चाहिए। दिग्विजय पार्टी के लिए बहुत रिस्की हो सकते थे। कौन सा बयान दिग्विजय सिंह दे दें, उसके बाद राहुल सोनिया के पास भी जवाब नहीं रहेगा। और खड़गे को लेकर पार्टी निश्चिंत है कि खड़गे कुछ नहीं बोलेंगे। दिग्विजय गांधी परिवार के तो करीबी हैं, लेकिन खड़गे उनसे ज्यादा भरोसेमंद हैं, तो करीबी के साथ साथ भरोसा भी चाहिए था। दिग्विजय को रिमोट से चलाना थोड़ा मुश्किल होता गांधी परिवार के लिए। खड़गे हमेशा रिमोट से ही चलते रहे हैं पहले भी। दिग्विजय सिंह भविष्य के गहलोत साबित हो सकते थे, यानी जो गहलोत ने जिस तरह से बगावत की या जो तेवर दिखाए, लेकिन खड़गे से गांधी परिवार को कोई चिंता नहीं है, इसलिए खड़गे ठीक लगे। भविष्य में राहुल को पावर ट्रांसफर से दिग्विजय इनकार कर सकते थे, क्योंकि राहुल गांधी के गुरु भी माने जाते हैं दिग्विजय सिंह। खड़गे मनमोहन सिंह की कॉपी हैं दरअसल। मैडम जो कहेंगी वही करूंगा और वही सही है, ये दोनों में खूबियां हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, पहले सुनिए जरा दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूँ। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आज मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं। सभी नेताओं की ओर से भी मैं यही अपील करूंगा, सारे हमारे डेलीगेट्स जो वोटर्स हैं वो मेरे पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत बनाकर मुझे जिताएंगे। आइए, तो अध्यक्ष कौन होगा ये अभी भी पहेली है। कोई चिराग से जिन्न निकलेगा और फिर बताएगा, लेकिन सीएम कौन होगा ये भी अबूझ पहेली बनी हुई है। अभी सचिन पायलट बनेंगे या गहलोत रहेंगे या तीसरे की एंट्री हो जाएगी, ये स्थिति। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। गहलोत कल 10 जनपद गए थे, एक तस्वीर सामने आई, शिकायती चिट्ठी के साथ गहलोत पहुंचे थे। उनके पास एक चिट्ठी थी, वो चिट्ठी डिकोड हो गई है कि सोनिया गांधी को क्या चिट्ठी लेकर गए थे और उसमें क्या क्या लिखा था बताऊंगा। ये है वो चिट्ठी, देखिए जरा इस चिट्ठी में क्या क्या लिखा है। आइए अब आपको बताता हूं। ये चिट्ठी अब सामने आ गई है, जिसमें गहलोत ने वो बातें लिखी थी जिसको जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए युद्ध का मैदान सज चुका है, योद्धा मैदान में उतर चुके हैं, तलवारें लहराई जा रही हैं, पर्दे के पीछे ही सही खूब जोर आजमाइश चल रही है। लेकिन खड़गे के नॉमिनेशन की तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इसमें गहलोत कहां खड़े, जो गहलोत 3 दिन पहले तक पार्टी अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहे थे, जिन्हें कांग्रेस को देश भर में पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी दी जा रही थी, वही गहलोत खड़गे के नॉमिनेशन के दौरान गायब। लेकिन खड़गे के अगल बगल नहीं, बल्कि पीछे की पंक्ति में खड़े हैं, सबसे पीछे देखिए जरा। चेहरे पर तनाव भी है, मुस्कुराने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं। और सियासत में सब वक्त का खेल होता है, और इसी वक्त ने गहलोत को बेवक्त धरातल पर ला खड़ा किया है। ज्यादा तेज दौड़ने के चक्कर में गहलोत ऐसे औंधे मुंह गिरे, ऐसे गिरे कि फिर अब कभी उठ भी पाएंगे कहना मुश्किल है। रही सही कसर गहलोत की चिट्ठी ने पूरी कर दी है, जिसमें आला कमान के खिलाफ बगावत की बू आती दिख रही है। ये गहलोत की चिट्ठी आप देख रहे हैं। कल गहलोत जब सोनिया गांधी से मिलने आए थे, तब उनके हाथ में एक चिट्ठी थी, और इस चिट्ठी में लिखे शब्द चाहे जो भी हो, लेकिन इसका मजमून साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ था जो पढ़ने में आ रहा था, और वो ये है कि मुख्यमंत्री के तौर पर
उन्हें सचिन पायलट मंजूर नहीं है। वही सचिन पायलट जिसने कांग्रेस को राजस्थान में सत्ता दिलाई, जो गांधी परिवार की पहली पसंद है और जो तमाम हमलों के बावजूद चुप्पी साधे हुए। गहलोत ने जो चिट्ठी सोनिया को सौंपी उसमें क्या लिखा है देखिए जरा। उन्होंने लिखा है चिट्ठी में, जो हुआ बुरा हुआ, मैं इससे आहत हूं, लेकिन मेरे पास 102 विधायकों का समर्थन है और सचिन पायलट के पास केवल 18 विधायक हैं। सचिन पायलट मुख्यमंत्री के तौर पर कतई मंजूर नहीं है। सचिन पायलट कभी भी कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अध्यक्ष रहते पायलट ने बगावत की थी। चिट्ठी में सीपी जोशी के नाम का भी जिक्र है, जिन्हें लेकर गहलोत शुरू से बैटिंग करते रहे हैं कि अगर नया सीएम ही बनाना है तो जोशी को बनाया जाए। अब इस चिट्ठी के पीछे गहलोत की मंशा जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस आलाकमान की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। गांधी परिवार के लिए असली परीक्षा राजस्थान में होनी है, जब गहलोत और सचिन पायलट में से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस आलाकमान ने भले ही खड़गे की वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री करा दी हो, और हो सकता है कि उन्हें भी हो कि, लेकिन राजस्थान में वाइल्ड कार्ड का इक्का गहलोत अपने पास रखे हुए हैं, जिससे सोनिया गांधी को पार पाना आसान नहीं होगा। आइए अब सुनिए जरा, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं ये तो कॉमेडी सर्कस चल रहा है कांग्रेस में। सुनिए जरा। अब 3 साल में तो वो अध्यक्ष अपना राष्ट्रीय बना नहीं पाए। अब एक अलग प्रकार का लगातार कॉमेडी सर्कस टाइप का जो चलता है ना, उसमें किसी को कुछ करना ही नहीं है। भरपूर इंटरटेनमेंट जरूर हो रहा है लगातार टीवी पे, और वही चल रहा है कि ये कोई चुनाव नहीं हो रहा, ये ड्रामा है, ये फर्जीवाड़ा है, ये फेक एंड फैब्रिकेटेड है, ये फिक्स्ड मैच है। अगले दरबारी की ताजपोशी की खोज थी, अब एक नाम हट गया है तो कोई और नाम जो उनके लिए सहूलियत वाला होगा वो जुड़ जाएगा, परंतु ये चुनाव नहीं है और ये फेक एंड फैब्रिकेटेड केवल एक दिखावा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है, कांग्रेस का ड्रामा तो आपने देख लिया कि जो भी मुसलमान, मौलाना या इंसान बीजेपी या संघ के करीब जाएगा, उसका सर कलम करने का आदेश दे दिया जाएगा, उसे धमकियां मिलेंगी। देखिए जरा, संघ पर फिदा तो सर तन से जुदा। ये आप देख रहे हैं उमर इलियासी को, ये मोहन भागवत को आप देख रहे हैं। भागवत से मिले थे इलियासी, भागवत खुद पहुंचे थे इमाम के मदरसे में, यहां मुलाकात की थी और उमर इलियासी से मुलाकात हुई थी। और यह मुलाकात इलियासी साहब को इतनी भारी पड़ रही है, लंदन से फोन आ रहा है सर कलम करने को लेकर कि संघ के करीब मत जाओ। रिपोर्ट देखिए जरा। बोला है मैं वापस नहीं लूंगा शब्द, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैंने आपसे बोल दिया ना कि मैंने राष्ट्रपिता बोला है, मैं वापस नहीं लूंगा शब्द। क्या संघ और बीजेपी का साथ देने वाले हर मुसलमान का कट्टरपंथी सिर कलम कर देंगे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने वाले ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ उमर इलियासी को जान से मारने की धमकी मिली। उन्होंने मुझे धमकाना देना शुरू करा। मैंने कहा आप नाम बताइए पहले, फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो उन्होंने अपना नाम सुहेल खान बताया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी को आपने इमाम हाउस पे, मस्जिद पे क्यों बुलाया। वो मेरे साथ उनकी बदतमीजियां चलती रहीं। फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने जिस तरह से कहा कि अब तुम मरोगे और जहन्नुम में जाओगे, और फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। उमर इलियासी ने मोहन भागवत से मुलाकात के बाद उन्हें राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि तक कह दिया था। इसी के बाद जिहादी और कट्टरपंथी ताकतें लगातार उन्हें धमकी दे रही हैं। लेकिन इलियासी ने साफ कर दिया है कि वो ऐसी ताकतों के आगे झुकेंगे नहीं, उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब देखिए जरा, इलियासी साहब को जो फोन आया वो धमकी देने वाला शख्स क्या कह रहा उनसे। फोन आया, उन्हें बताया जा रहा लंदन से आया, इमाम उमर इलियासी को यह धमकी मिली है। जो फोन उनके हाथ में देख रहे हैं, इसी स्थिति में उन्होंने बात की, सिर कलम करने की धमकी दी गई उन्हें। और उमर इलियासी इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले थे इलियासी, और उसके बाद फोन आया। इलियासी ने संघ प्रमुख को राष्ट्रपिता कहा था, और मुलाकात के बाद से ही उन्हें धमकियां मिल रही हैं। पिछले एक सप्ताह से उन्हें धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। एक हफ्ते से इमाम को इंग्लैंड से और पाकिस्तान से धमकियां मिली हैं। देश के कई हिस्सों से धमकी वाले फोन आए हैं उन्हें। सोशल मीडिया पर धमकी दी गई उन्हें।
ये धमकियां इलियासी बोले बयान वापस लेने को उनसे कहा जा रहा है, जो उन्होंने राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि कहा भागवत को, मगर मैं अपना बयान वापस नहीं लूंगा। मैंने पीएफआई पर बैन का समर्थन किया था, इसलिए भी मुझे धमकी मिल रही है। मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। इलियासी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। गृह सचिव और पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भी लिख दी है उन्होंने। इलियासी को दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मिली हुई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इलियासी को जो पूरा फोन आया, वो बातचीत सुनिए धमकी की। अब मैं कैसे रहूंगा, कैसे नहीं रहूंगा, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तुम आपके पीछे जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो तो मैं डरने वाला नहीं हूं। मैंने आपसे बोल दिया ना कि मैंने राष्ट्रपिता बोला है, मैं वापस नहीं लूंगा शब्द। वापस लेना, आप अगर वापस नहीं लोगे तो ये आंदोलन होगी। आपके पीछे आंदोलन करो मेरे खिलाफ साजिश रचो, कहां से करो मुझे नहीं मालूम। आपका नाम क्या है, पहले नाम बताइए। आप मुझे सुनिए, मैं 2 टके का हूं या मैं क्या हूं? मैं खराब इंसान हूं। मैं आरएसएस का पालतू हूं। मैं आरएसएस का पालतू हूं या किसका पालतू हूं या देश का पालतू हूं? मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। कहाँ रहते हैं आप? मैं कलकत्ता में रहता हूँ। आप कलकत्ता में रहते हैं? कहाँ रहते हैं कलकत्ता में? कलकत्ता में रहता हूँ। तो आपने सुना जो उनको धमकी भरी कॉल आई। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं कि दरअसल हुआ क्या, क्यों ये पूरा हंगामा हुआ, बवाल हुआ। दरअसल भागवत और इलियासी की मुलाकात हुई थी पिछले दिनों। 22 सितंबर को संघ प्रमुख ने इमाम इलियासी से मुलाकात की थी। दिल्ली की एक मस्जिद में इलियासी से मोहन भागवत मिले थे और भागवत और इलियासी ने बंद कमरे में 1 घंटे तक बैठक की। भागवत के साथ संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उस वक्त मौजूद थे। कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार उनके साथ मौजूद थे। इमाम इलियासी ने संघ प्रमुख की तारीफ भी की थी। इन्हें राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताया था। हमारा डीएनए एक है, ये कहा था, सिर्फ इबादत का तरीका अलग अलग है। वो कई बार प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं। इलियासी का मुस्लिम समुदाय में खासा रुतबा भी है। इलियासी को प्रगतिशील धार्मिक गुरु माना जाता है। धार्मिक सद्भाव बढ़ाने के लिए वो काम करते रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी उमर इलियासी को मिल चुका है। सीए एनआरसी पर भी खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। विरोध कर रहे लोग पहले सीए एनआरसी को समझ लें, ये उन्होंने कहा था। आइए अब आपको सुनवाता हूं धमकी के बाद उमर इलियासी क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। उन्होंने जिस तरह से कहा कि अब तुम मरोगे और जहन्नुम में जाओगे, उनका बुनियादी अब बात यही आ रही है कि आप अपने शब्दों को वापस ले लें और माफी मांग लें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम सबको ये बता देना चाहता हूं, कहां रहता हूं सबको पता है। मैं माफी मांगने वाला हूं, चूंकि मैंने कोई गलत नहीं किया। ये मेरे भाव थे। और जहां तक जो उनको मैंने राष्ट्रपिता बोला है, मैं उसके लिए भी अपने शब्दों को वापस नहीं लूंगा। फिर सोशल मीडिया पर थ्रेड शुरू हो चुकी थी, मेरा यूट्यूब पर, मेरी ट्विटर्स पर, तमाम सब पर, और देश भर के तमाम सारे चैनल्स पर, तमाम यूट्यूब्स के सोशल उस पर मेरी ट्रोल होना शुरू हो गया था। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर नोएडा से है। तस्वीरें दिखाइए जरा प्लीज। ये आप देख रहे हैं, आज फिर बुलडोजर चल गया और ये बुलडोजर चला है श्रीकांत त्यागी। श्रीकांत त्यागी को आप जानते हैं, वो गालीबाज नेता, उसकी सोसाइटी है ये, और वहां ये बुलडोजर चल रहा है। और उस दिन तो श्रीकांत त्यागी पर चला था, तब सोसाइटी के लोग खुश थे कि जिसने गाली दी उसका अतिक्रमण हटा दिया गया। लेकिन जो बाकी लोग थे जिन्होंने अतिक्रमण किया था, क्योंकि योगी का जो बुलडोजर है एक पर नहीं चलता है, योगी का बुलडोजर बराबर से चलता है। अगर त्यागी पर चलेगा तो गुप्ता पर भी चलेगा, और गुप्ता पर चलेगा तो मोहम्मद पर भी चलेगा। और यही हुआ कि त्यागी पर चलने के बाद गुप्ता जी की जो आगे अतिक्रमण था वो भी गिरा दिया गया। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आइए, तो आखिर क्यों ये सोसाइटी पर एक्शन हुआ है ये आपको बताता हूं। क्योंकि इन सभी सोसाइटीज में ग्राउंड फ्लोर पर आगे अतिक्रमण किया गया था, बढ़ाकर बनाया गया था। त्यागी को आप देख रहे हैं, अब शायद शक्ल देखकर पहचान गए होंगे किसकी सोसाइटी है। ग्रैंड ओमैक्स में फिर से बुलडोजर चल गया है और सोसाइटी से 16 अवैध निर्माण ढा दिए गए। 16 घर ऐसे थे। 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद ये एक्शन लिया गया।
सोसाइटी वालों ने कहा कि उन्हें बताया नहीं गया, केवल जुबानी बताया गया। अवैध निर्माण के खिलाफ अथॉरिटी का यह एक्शन है। नोएडा अथॉरिटी ने शुक्रवार को उन्हें अल्टीमेटम दिया था और आज बुलडोजर चला दिया। अल्टीमेटम दिया था खुद हटा लो वरना बाबा का बुलडोजर आकर हटाएगा। सोसाइटी के 93 फ्लैट्स में अवैध निर्माण था दरअसल, और बाकी के अवैध निर्माण पर आगे कार्रवाई होगी। और श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने अवैध निर्माण पर सवाल उठाए थे। उनकी पत्नी ने कहा मेरा घर तो गिरा दिया आगे का, अब बाकियों का भी आकर तोड़िए। 2 महीने पहले त्यागी का अवैध निर्माण दरअसल ढा दिया गया था। महिला से बदसलूकी के बाद यह अतिक्रमण हटाया गया था और श्रीकांत त्यागी पर आरोप लगा था महिला से बदसलूकी, बदतमीजी और गालीबाजी का, और जिसके बाद श्रीकांत की गिरफ्तारी हुई थी और उनकी जमानत बहुत मुश्किल के बाद हुई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा हमारे सहयोगी। उससे पहले जरा श्रीकांत त्यागी की पत्नी क्या कुछ कह रही है वो मैं आपको सुनवाऊं, लेकिन उससे पहले आइए अब आपको दिखाता हूं कि मैनपुरी में यह बुलडोजर चला है। यानी बाबा का बुलडोजर न सिर्फ ओमैक्स सोसाइटी में बल्कि मैनपुरी में भी चल रहा है। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये आप देख रहे हैं, ये जरा फुल स्क्रीन लीजिए 1 मिनट। ये आप देख रहे हैं बुलडोजर चला है मैनपुरी में। बाबा के बुलडोजर के बाद बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं कि कैसे नकली नोटों का जखीरा मिला। जी हां, ये आप देख रहे हैं नकली नोट वाली साजिश, बड़ी साजिश जो आप देख रहे हैं। ये नोट आप देख रहे हैं, ये नकली नोट यहां से वहां तक आपको नजर आ रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये नोट है 2-2 हजार के, 25 करोड़, जी हां 25 करोड़ के नोट बरामद हुए हैं। 2-2 हजार रुपए के नोट है, ये 2-2 हजार के नोट हैं, आप देख रहे हैं। ये 2-2 हजार रुपए के नोट हैं। अगली तस्वीर बैक टू बैक चलाइए। ये जो आप देख रहे हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह क्या लिखा है? रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया। यानी अगर आदमी ध्यान से ना पढ़े तो ये 2000 का नकली नोट लेकर चलता बनेगा, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा, इसमें रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। और ऐसे 25 करोड़ के नकली नोट सूरत से बरामद हुए। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा।